ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जितने भी सिटीजनशिप के बाद अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। फिर पासपोर्ट, वीजा क्या होता है इसके बारे में समझा था। ओआईसी कार्ड क्यों दिया जाता है ये समझा था। और फॉरेनर्स के लिए कौन से टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं इसके बारे में समझ गया। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं, समझते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक CAA, NRC, NPR के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम CAA के बारे में समझेंगे। जैसे कि जब CAA स्टार्ट हुआ था और लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में, तो बहुत ही देश में बहुत बड़ा क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। अलग अलग स्टेट्स में प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था। लोगों ने अलग अलग तरीके के पोस्टर बनाए, जैसे नो CAA, ठीक है, या नो NPR, नो NRC, यहाँ पर यह काला कानून वापस लो। ठीक है, आगजनी हुई थी अलग अलग स्टेट में। खैर, ये आगजनी वाली समस्या पूरे भारत में नहीं हुई, एक पर्टिकुलर स्टेट में ही देखने को मिली थी। और इस CAA का प्रोटेस्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही कर रही थी। ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों, ये प्रोटेस्ट न होता इसके पीछे क्या वजह थी, मतलब कि गवर्नमेंट चाहती थी ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। ठीक है, और ये जो CAA था, दरअसल लोगों को प्रॉपर्ली समझाया ही नहीं गया कि ये है क्या एक्चुअली में। जो ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही थी, बस यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहते ना कि आग जल रही है उसमें घी डाल दो, थोड़ा आग और धधक जाए, यही काम किया था गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से पूरे देश में लोगों ने क्या किया था, CAA का प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, अब देखो CAA के बारे में समझते हैं। तो पहले थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ कि हमने सिटीजनशिप में पढ़ा था, सिटीजनशिप में कि जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और डिवीजन हो रहा था देश का, तो उस वक्त नागरिकता से रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं था। नागरिकता से रिलेटेड पहली बार जो कानून बनाया गया वो 1955 में आया, और उसमें बताया गया कि कैसे कैसे और किन किन लोगों को देश में हमें नागरिकता देनी चाहिए। उसके बाद उसमें बहुत सारे फ्लॉज आए। मैंने बताया किस तरीके से पाकिस्तानियों ने बर्थ वाला जो सेक्शन था उसका इस्तेमाल किया था, तो उस फ्लॉज में अमेंडमेंट किया गया। और पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1986 में हुआ था। ठीक है, किससे रिलेटेड है सारे के सारे, नागरिकता से रिलेटेड ही है, सिटीजनशिप से रिलेटेड। बस इसी सिटीजनशिप से रिलेटेड एक अमेंडमेंट होता है 2019 में। कब, 2019 में। ठीक है, 2019 में इसे ही क्या कहा गया था पहले, CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं वो कोई भी कानून क्या रहता है, बिल के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देंगे वो एक्ट बन जाता है। तो यही जो कैब था CAB, ये बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब नाम में ही सोचो कि भाई सिटीजनशिप के लिए है कि किसे नागरिकता देनी चाहिए और किसे नागरिकता नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखो, जब मैंने कहा था कि 1986 में पहला अमेंडमेंट हुआ था और 1955 में पहली बार नागरिकता से रिलेटेड कानून आया था, तो उसमें हमने देखा था 5 तरीके का, हमारे पास 5 ऐसे रास्ते थे जिससे हम सिटीजनशिप ले सकते थे। कौन कौन सा था, एक बर्थ का था, एक हेरिडिटी का था, वंश का, ठीक है, दूसरा रजिस्ट्रेशन का था, तीसरा रजिस्ट्रेशन, तो पॉइंट याद रखना थोड़ा सा, फिर नेचुरलाइजेशन, और फिर अक्वायर्ड लैंड था, 5वां अक्वायर्ड लैंड। रजिस्ट्रेशन में कहा गया था कि अगर कोई इंसान 7 साल तक भारत में रह लेता है तो उसे क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। और नेचुरलाइजेशन में 10 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ था। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन याद रखना, रजिस्ट्रेशन वाला कब, 7 साल, रजिस्ट्रेशन वाला 7 साल। ये कब बना दिया गया है, 1955 में ही ये कह दिया गया है कि भारत में अगर कोई 7 साल तक रह लेता है तो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर उसे नागरिकता मिल जाएगी। कीप इन माइंड दिस पॉइंट। ठीक है, ओके, अब देखो
2014 में, सॉरी 2019 में गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया फिर से सिटीजनशिप एक्ट में, मतलब सिटीजनशिप में, और कहा कि कोई भी इंसान, ठीक है, कहा कोई भी इंसान, इसमें 2 क्राइटेरिया डाला गया। अगर कोई भी इंसान रिलीजियस ये है, परसिक्यूटेड है, मतलब कि उसे प्रताड़ित किया गया है धर्म के बेसिस पर, ठीक है, धर्म प्रताड़ना, रिलीजियस परसिक्यूशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन, ठीक है। किसी भी इंसान को अगर उसके रिलीजन के नाम पर क्या किया गया हो, प्रताड़ित किया गया हो। और इसमें एक चीज और ऐड करी गई कि कौन से इंसान, किस देशों के इंसान। तो इसमें बताया गया कि भाई देखो, ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ठीक है, कहाँ का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे अफगानिस्तान में देखेंगे तो मेजोरिटी कौन रहेंगे, मुस्लिम। पाकिस्तान में मेजोरिटी कौन, मुस्लिम। और यहाँ पर बांग्लादेश में मेजोरिटी कौन, मुस्लिम। यानी मुस्लिम को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सब माइनॉरिटीज रहेंगे। तो कहा गया कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, अगर उन्हें रिलीजन के नाम पर परसिक्यूट किया गया है, ध्यान से सुना, रिलीजन के नाम पर परसिक्यूट किया गया है, और वो अगर भारत में आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, तो अगर वो लोग 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2014 से पहले भारत में आए हैं तो उन्हें नागरिकता इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर 2014 के बाद आए हैं तो उन्हें इस CAA के तहत नागरिकता मिलेगी। किसके तहत मिलेगी, CAA को लागू किया गया कब, 2019 में। और इसमें कहा गया कि कोई ये CAA किस पर लागू होगा, जो इंसान 2014 के बाद आया हो। क्या सभी लोग, नहीं, माइनॉरिटीज। किस देशों के माइनॉरिटीज, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के माइनॉरिटीज अगर भारत में आते हैं कब, 2014 के बाद, तब उन्हें किसके तहत ये सिटीजनशिप मिलेगा, CAA। बस इतनी सी ही बात थी, इतनी सी ही बात थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मतलब केस गया था तो गवर्नमेंट ने यही बात कही, सिंपल। लेकिन बाहर जब अलाउ किया गया, मतलब बाहर जब लोगों को सुनाया गया, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, इन सब को नागरिकता CAA के तहत दी जाएगी, एक्सेप्ट मुस्लिम। अच्छा, इतना चीज समझ में आया क्या, पहले मैंने अभी तक क्या स्टोरी बताई, ठीक है। कहानी CAA की क्या थी, CAA क्या है, पहले बताओ, CAA है क्या, सिटीजनशिप, नागरिकता पाने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया 2019 में। और इसमें कहा गया कि भाई जो लोग रिलीजन के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया गया हो, और 3 देश उसमें इंक्लूड किया गया, कौन कौन सा देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ से जितने भी माइनॉरिटीज हैं, अगर उन्हें रिलीजन के नाम पर प्रताड़ित किया गया हो और वो 2014 के बाद भारत में आए हैं, तो उन्हें नागरिकता मिलेगी CAA के नियमों के बेसिस पर, ठीक है। बस, क्या इसमें कोई प्रोटेस्ट करने वाली बात थी, नहीं। लेकिन ये प्रोटेस्ट हुआ और इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ बहुत बड़ा था। कैसे कि गवर्नमेंट ने इसे ये बताया ही नहीं लोगों को, ये जैसे मैंने बताया ना नॉर्मल कि हाँ भाई इतना इतना चीज था इसमें, ऐसे गवर्नमेंट ने नहीं कहा। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है, ध्यान से समझना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी कौन, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ये लोग अगर 2014 के बाद आए हैं
भारत में, तो उन्हें सीए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर मुसलमान हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि क्योंकि देश में एक सेक्शन ऐसा है जो उनको भड़काना था, गवर्नमेंट को एक सेक्शन को भड़काना था, ताकि जो बाकी के सेक्शन है, मतलब मेजोरिटी भारत में कौन है, हिंदू, और माइनॉरिटी में अगर देखें, अब देखो भारत में कुछ कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर हिंदू भी माइनॉरिटी में है, लेकिन हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल की अगर बात करें तो मुस्लिम की संख्या कम है। तो अगर वही बात है कि अगर यहाँ पर मुस्लिम गवर्नमेंट का क्या करें, विरोध करें, और हिंदू सपोर्ट में आ जाए, तो अगर मैं कहूँ कि एक जगह 1000 हिंदू है और एक जगह 10 मुस्लिम है, ये 10 लोग सपोर्ट मतलब कि अपोज कर रहे हैं और 1000 सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताओ गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग बनेगी, इन 1000 लोगों के अकॉर्डिंग या इन 10 लोगों के अपोजिशन के अकॉर्डिंग? 1000 के अकॉर्डिंग। और वही चीज यहाँ है 2014 में, मतलब जब 2019 में जब ये लाया गया, तो आने वाले टाइम पीरियड में गवर्नमेंट क्या कर सके, इलेक्शन को जीत सके, अपने आप को हाईलाइट कर सके, जो हिंदू तबका है, कम्युनिटी है, उनको ये लगे कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में कर रही है सब कुछ, और वो लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। और जो मुस्लिम है, वो मुस्लिम को लगने लगे कि ये तो गवर्नमेंट हमको सप्रेस कर रही है, हमारी नागरिकता छीन रही है, लेकिन इसमें नागरिकता छीनने वाली जैसी कोई बात ही नहीं थी, है कि नहीं? नागरिकता छीनने वाली कहीं इसमें बात है? इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि नागरिकता उन्हें मिलेगी जो माइनॉरिटीज हैं। अगर बताओ अफगानिस्तान में मुसलमानों को तकलीफ होने लगे, पाकिस्तान में मुसलमान को तकलीफ होने लगे, या बांग्लादेश में मुसलमान को तकलीफ होने लगे, फिर तो ये देश किस बात का रहा? ये देश किस बात का? रिलीजन के नाम पर बना हुआ है पाकिस्तान, रिलीजन के नाम पर बना हुआ है अफगानिस्तान, रिलीजन के नाम पर बना हुआ है जो है कि बांग्लादेश। अगर यहाँ मेजोरिटी जो रह रहे हैं उनको ही तकलीफ होने लगेगी, तो फिर ये देश को तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए, है ना? तो सिंपल सीएए में कुछ नहीं था, यही नॉर्मल चीज थी भाई, जो माइनॉरिटी है अगर वो भारत में आते हैं तो हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के बेसिस पर, कि भारत हर किसी की रक्षा करता है, ठीक है, जितने भी परसिक्यूटेड है अगर उन्हें मारा जा रहा है तो वो भारत में आए, भारत उन्हें क्या करेगा, नागरिकता दे देगा, उन्हें अपनी शरण में ले लेगा। ये सिंपल सा कहानी था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसी कहानी को बढ़ा चढ़ा के कह दिया कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। अरे भाई वो तो वैसे भी नहीं देने वाले थे, वो तो वैसे भी सीए में नहीं लिखा हुआ है, सीए में कहा है कि खाली माइनॉरिटीज को देंगे, तो गवर्नमेंट खाली यही कह सकती थी ना कि जो माइनॉरिटीज हैं हम उन्हीं को देंगे। गवर्नमेंट ये क्यों हाईलाइट कर रही है कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे? तो जब तुम किसी एक कम्युनिटी का नाम ले रहे हो तो कम्युनिटी के अंदर क्या जाएगी, ऐसा लगेगा कि जितने मुसलमान हैं उनकी नागरिकता छीन जाएगी, ठीक है। और बताओ, अगर हम देखेंगे हमारे एक भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक है? जैसे अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, साउथ वाले में भी अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, या आसाम वाले में देखेंगे तो हमें मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक देखने को मिलेगी। तो जो सीएए को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, ये इन्हीं सब स्टेट में ज्यादा देखने को मिला था, इन्हीं सब स्टेट में ज्यादा देखने को मिलेगा। दिल्ली में क्योंकि हर जगह से लोग आ जाते हैं, तो दिल्ली में भी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल जाता है कि नहीं? यूपी में भी अगर देखेंगे तो अच्छे खासे जो कि मुस्लिम रहते हैं, ये ऊपर वाला जो दिल्ली से लगा हुआ एरिया है, वहां पर भी मुसलमानों की संख्या अधिक है। तो जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक थी वहां वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अलग अलग तरीके के पोस्टर निकाले, जबकि इन्हें प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या जो भारत में पहले से लोग मुसलमान रह रहे हैं उनकी नागरिकता की बात यहाँ हो रही है? नहीं। जो मुसलमान या हिंदू भारत में 7 साल से अधिक रह चुका होगा, उसको तो ऑलरेडी ही रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन में 1955 के अकॉर्डिंग ही नागरिकता मिल जाएगी, है ना। अब गवर्नमेंट एक चीज और कर सकती थी ना, देखो गवर्नमेंट ये सीएए लाने की बजाय ये जो रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन था, रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें ही अमेंडमेंट कर देती और कहती कि ये रजिस्ट्रेशन जो 2000 रजिस्ट्रेशन में ही एक अमेंडमेंट कर दो, ये 7 साल की जगह
5 साल कर देते हैं, और जो 2014 के बाद आया है उसे इसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा 2019 में, है ना। तो सीए लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को चैन नहीं है, गवर्नमेंट को तो चाहिए कुछ मुद्दा। अगर देश में प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई क्या जॉब की बात करेगा? नहीं। कोई ये कहेगा कि हमारी एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस अच्छे खोलो, इसकी बात करेगा? पढ़ाई लिखाई कोई बात करेगा? नहीं। देश में टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात करेगा? देश में महंगाई बढ़ रही है, कोई इसकी बात करेगा? तो प्रोटेस्ट करवाना एक तरीका होता है कि लोगों का ध्यान गवर्नमेंट जो ये बेसिक चीजें है ना जिस पर लोग सवाल उठा सकते हैं उससे हट जाए। सिंपल होता है। तुम्हें अगर किसी छोटे न्यूज को दबाना है ना, कि जैसे कि बीच में हमने देखा था कि अडानी पोर्ट पर 1000 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया था, तो उस न्यूज को दबाने के लिए वहां शाहरुख खान के बेटे वाला न्यूज हाईलाइट हो गया। क्या लोगों का ध्यान गया कि अडानी पोर्ट पर 1000 केजी का ड्रग्स पकड़ा गया है? लोग भूल गए। लोग ये देखने लगे कि शाहरुख खान का बेटा, उसके जूते में पकड़ा गया ड्रग्स। लोग 1000 किलो ड्रग्स मिला, वो गया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जूते में 1 ग्राम 2 ग्राम ड्रग्स मिला है, लोग इसकी बात करेंगे। ये होता है जो है न्यूज को दबाना। और सेम सिचुएशन यही थी इसकी CAA की, समझे। और ये जो गधे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको भी पता नहीं बताने वाला भड़काने वाला कौन। एटलीस्ट इन लोग को पूछना चाहिए कि मुझे पूरा कान है चल क्या रहा है वो तो बताओ। कोई यहाँ बैठा एक इंसान कोई नहीं मतलब पूछ सकता है कि हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों लाठी चला रहे हैं, क्यों आगजनी कर रहे हैं, क्या इससे हमारी नागरिकता चली जाएगी? हम कितने साल से भारत में रह रहे हैं? एटलीस्ट लोगों को सवाल तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ ढोल बजाएंगे, हम भारत के लोग, हमारी लाठी से तेज जो है, तुम्हारी लाठी से तेज हमारी आवाज है, काला कानून वापस लो। वो करने की जरूरत है। तुम पहले उसके बारे में थोड़ी पढ़ो तो। अभी लोग पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं है। तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, अब जैसे वही प्रोटेस्ट हुआ था किसको लेकर के, ये जो आर्मी के लिए जो वैकेंसी निकली थी, आर्मी वाली अग्निपथ को लेकर के, वो प्रोटेस्ट करने लायक था कोई चीज है? तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो ये जो CAA था, CAA लाना जो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि रिलीजियस परसिक्यूशन की, तो अब एक डेटा समझाता हूँ कि किस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड में लोगों को परसिक्यूट किया गया, मतलब उन्हें धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया है। जैसे अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में 12वीं AD में ये जो ईरान वाला एरिया था, ईरान, यहाँ से ना 12th AD में जो पारसी फैमिली होते थे, पारसी बहुत शांत स्वभाव के थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि वो लोग आग की पूजा करते हैं, एकदम शांत स्वभाव के थे, बिजनेस माइंडेड होते हैं, उनका लड़ाई झगड़ा से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पर अटैक होता है, पारसियों को मारा जाता है, और वो पारसी भाग करके कहाँ आते हैं? फिर भारत में। ईरान से पारसी आए। उसके बाद 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में रह रहे जो हिंदू थे उनको मारा गया, पीटा गया। लोग वहां से कहाँ आए? फिर भारत। तिब्बत में 1959 में चाइना ने कब्जा लिया। वहां के जितने भी जैन, ये जैन बोल रहा हूँ, बुद्ध के अनुयायी थे, उन लोग को कूट कूट के मारा। बुद्ध कहाँ भाग करके आए? बुद्धिज्म वाले भारत में। ठीक है। बांग्लादेश 1971 में सेपरेट हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। यहाँ जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, यहाँ के लोगों को बुरी तरीके से मारते थे, महिलाओं का रेप कर देते थे। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार, तो यहाँ वेस्ट बंगाल, तो अलग अलग स्टेट में जाकर के क्या हुए? पलायन हुए, यहाँ से भाग करके आए। ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में अगर हम बात करते हैं तो तमिल की समस्या बहुत हो गई थी। श्रीलंका के जो वो थे प्रेसिडेंट वगैरह थे, ये लोग अपना इलेक्शन जीतने के लिए 10 लाख तमिलों को मरवा दिए। तो बहुत सारे तमिल भाग करके कहाँ आए? वहां से
भारत में आए, हाँ, तमिलनाडु केरला भारत में आए, ठीक है। उसी तरीके से म्यांमार में रोहिंग्या के ऊपर जब टूटा गया था तो वहां से रोहिंग्या भी भाग करके कहाँ आए थे, भारत में आए थे। तो अलग अलग टाइम पीरियड में जो ये थे लोग थे उनके ऊपर क्या किया गया, अत्याचार किया गया और लोग भाग कर आए। अब देखो जो रोहिंग्या थे वे मुसलमान थे, लेकिन सीएए में रोहिंग्या मुसलमानों को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। सीएए में क्या कहा गया है, सिर्फ ऐसे माइनॉरिटीज, खैर सीएए में तो म्यांमार ही ऐड नहीं है। सीएए में 3 ही देश है, कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल कर रहा हूँ, बांग्लादेश, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें म्यांमार था ही नहीं। जब म्यांमार था नहीं तो रोहिंग्या की बात ही नहीं हो सकता है कि नहीं। तो सीएए समझ में आया। सीएए क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो 1955 में हमें रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर मिला था 7 साल रहने के लिए, वही से ही एक इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें बस 2 चीजें याद रखना, इसमें कितने कंट्री शामिल थे, तो 3, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या इसमें जो है माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने की बात कही गई थी या मेजोरिटी को? माइनॉरिटी की अगर बात करेंगे तो क्या इसमें मुस्लिम आएंगे? नहीं, मुस्लिम नहीं आएंगे। बात समझ में आई। तो ये सीए वाला मुद्दा क्लियर हुआ। अब आगे हम चलते हैं, समझते हैं ये एनआरसी। लोगों ने एनआरसी का भी विरोध किया था, है ना। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। क्या होता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के ही हैं, कहीं दूसरे देश से आए हुए हैं, उनके बारे में एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ताकि ये पता लगा सके कि भाई जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में अगर 10,000 लोग रह रहे हैं तो यहाँ 10,000 में से कितने भारतीय हैं और कितने दूसरे देश से आए हुए हैं, है कि नहीं। तो ये एरिया से अगर मान लो कि इकोनॉमी जनरेट हो रही है, मतलब पैसा वहां से आ रहा है लोगों को, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, और ये सारा का सारा पैसा इनको खिलाने में ही चला जा रहा है। अगर ये पता चल जाए कि इसमें तो भाई इस 10,000 में जो है 5,000 भारत के हैं और बाकी सब दूसरे देश से आए हुए हैं, तो हम इन 5,000 को हटा देंगे, तो हमारा जो 1 लाख करोड़ खर्चा हो रहा था अब आधा हो जाएगा, 50,000 करोड़ का खर्चा होगा, और जो बचेगा उससे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, अपने इस एरिया का जो है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकता हूँ, एजुकेशन पर ध्यान दे सकता हूँ, हेल्थ पर ध्यान दे सकता हूँ, है कि नहीं। तो बस इसी चीज के लिए लाया गया था, एनआरसी की बात करेगी थी। अब समझो एनआरसी। देखो जब मैंने कहा कि 1971 में इसका डिवीजन होता है, 71 बांग्लादेश बनता है, और मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से ये जो वेस्ट पाकिस्तान था यानी आज का पाकिस्तान, वहां के जो सैनिक थे वो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के टाइम के बांग्लादेश के लोगों को किस तरीके से टॉर्चर करते थे। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने आसपास के स्टेट में क्या करने लगे, मूव करने लगे, ठीक है, आसपास के स्टेट में मूव करने लगे। जब ये आसपास के स्टेट में मूव करने लगे, यानी ये मूव कर पा रहे हैं, मतलब हमारी ये बॉर्डर जो है ये खुली हुई होगी तभी तो मूव कर पा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक फ्लॉ हो गया कि गवर्नमेंट इन्हें खुद आने दे रही है कि नहीं। अगर म्यांमार में रोहिंग्या को मारा जा रहा है और रोहिंग्या अगर भारत में आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तभी तो आ रहे हैं। बॉर्डर पर अगर आर्मी खड़ी हो जाए तो किसी की हिम्मत रहेगी कि वो अंदर घुस जाए? नहीं। तो पहली सिचुएशन तो यही आ गई कि पहले गवर्नमेंट कहे कि ठीक है अच्छा आ जाओ, ठीक है। अब जब आ गए तो अब गवर्नमेंट को लगने लगा कि हमारे किसी एरिया में हमारे लोगों से ज्यादा दूसरे देश के लोग हो गए हैं। क्या हो गए हैं? हमारे देश, हमारे लोगों के हमारे यहाँ के लोगों की अपेक्षा दूसरे देश के लोग हो गए हैं। और ये समस्या मोस्टली देखी गई थी आसाम में। आसाम गवर्नमेंट को लगने लगा कि भाई इस आसाम में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है और यहाँ पर जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो बच नहीं रहा है,
हमारे लोगों को, मतलब कि लोगों को पूरा नहीं क्यों हो पा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सारा चीज सुना और डिसीजन दिया कब, 2013 में। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप एक वो कीजिए, क्या कहते हैं, सेंसस की टाइप करवाइए कि पता लगाइए एनपीआर के थ्रू, एनपीआर के थ्रू कि ऐसे जो लोग इस आसाम में 24 मार्च 1971 से पहले रह रहे हैं। कब? 1971। 71 याद रखना है। 71 में किसका डिवीजन हुआ है? बांग्लादेश। ठीक है, तो 24 मार्च 1971 से पहले अगर जो इंसान बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश कर रहा हूँ, यहाँ आसाम में आ गया है, उसे तो भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, भारत का सिटीजनशिप उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर 24 मार्च 1971 के बाद कोई भी आया है, तब वो भारत में कितने सालों से है, वो भारत का ही नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं भी है, तो उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट उसे दिखाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जिससे हमें पता लगा सके ये इंसान भारत में कितने साल से रह रहा है। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या था, जैसे तुम्हारे पास कोई, तुम भारत में रह रहे हो, इलेक्शन मतलब वोटिंग कार्ड हो तुम्हारा, वो हो सकता है। ठीक है, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो तो 10वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है, 12वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है, वो दिखा सकते हो। उस वक्त में जो है तुम्हारा आधार कार्ड नहीं था, तो आधार कार्ड तो वैलिड ही नहीं था। तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ का परमानेंट एड्रेस का कोई प्रूफ हो सकता है, लाइट बिल हो सकता है, किसी के घर में जो है रह रहे हो भाड़े पर, तो भाड़े वाला का जो डॉक्यूमेंट बनता है वो हो सकता है। LIC है तो उसका कुछ दिखा दो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का दिखा दो, किसी गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो दिखा दो, तुम्हारा जन्म हुआ है बच्चे का, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो। मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, उसमें से तुम्हें सब नहीं दिखाना है, खाली कोई एक दिखाना है, कोई एक। तो एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन A, और फिर एक सेक्शन बनाया गया B। ठीक है, अलग अलग किसी बैंक में है तुम्हारा, कुछ बैंक का अकाउंट नंबर है वो दिखा दो। तो अलग अलग सेक्शन बनाए गए, 2 सेक्शन, जिसमें लिस्ट दी गई, भाई इन सब में से क्या करना है, तुम्हें कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। ठीक है, अगर ये सब डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट है तो तुम्हें देश की नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देश के नागरिक हो, हम रजिस्टर कर लेंगे। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, तब तुम्हें हम 120 दिन, 120 दिन का मतलब लगभग 4 महीने, 4 महीने का टाइम है कि तुम अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ और वहां कहो कि देखिए साहब, हमारे पास जो है, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कोर्ट जो है कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी, वो सोचेगी, देखेगी कि हाँ तुम जेन्युइन हो या नहीं हो, पुलिस को आदेश देगी कि हाँ ठीक है, इसके पास हो सकता है बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे ना हो, तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास डेटा होता है, वहां से कोई ना कोई चीज निकाला जा सके। अगर वहां से भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देती है कि नहीं भाई तुम्हारा कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो तुम कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तब तुम देश के नागरिक नहीं माने जाओगे और तुमसे पूछा जाएगा भाई तुम कहाँ से आए हो माइग्रेट करके, बांग्लादेश से, तो तुम्हें ये व्यवस्था की जाएगी कि बांग्लादेश में डिपोर्ट कर दिया जाए, या पूछा जाएगा कहाँ से आए हो, कहाँ, म्यांमार से, तो म्यांमार में डिपोर्ट कर दिया जाए। ये था NPR, नेशनल, सॉरी NPR नहीं, NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। क्या इसके लिए भी प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत थी? भाई अगर तुम देश में 7 साल 10 साल से रह रहे हो, तो ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो? हाँ? कि ऐसा है नहीं कि तुम्हें सब डॉक्यूमेंट दिखाना है, कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक डॉक्यूमेंट है दिखा सकते हो। और नहीं है मतलब तुम सच में भारत के हो ही नहीं, बाहर से आए हुए हो। हाँ? तुम्हें अगर तुम्हारा पड़ोसी भी जानता रहेगा तो वो भी कोर्ट में जाके गवाही दे देगा कि हाँ साहब ये 10 साल से यहीं रह रहा है, हो गया तुम्हारा प्रूफ, जज बना देगा हाँ ठीक है यहीं रह रहा है। ठीक है, बट नहीं,
लोग इसके लिए भी क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट। उन्हें लग रहा था कि हमारी क्या छिन जाएगी, नागरिकता छिन जाएगी, हमें कहाँ भारत से निकाल लिया जाएगा। वही फिर स्लोगन लगाया कि हम भारत के लोग हैं। हमारी मारा करते टाइम नहीं याद आता है, हम भारत। ए और बी सेक्शन मतलब कि जैसे ए में थोड़े कुछ कम लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कोई पढ़ा होगा तो वहां का सर्टिफिकेट मिल सकता है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। बी में थोड़े जो ये वाले रहते हैं, लाइक गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जो मोस्टली मिल जाएंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा गुम हो गया तो जहाँ हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल से निकलवा सकते हो, ठीक है। लैंड का डॉक्यूमेंट्स है तो तुमने किसी से खरीदा हो तो लीगल वाला जो कानून हो जाता है, मतलब कि जो हर किसी के पास नहीं होता है मोस्टली, ठीक है, वहां से। तो इसके लिए है, तो ये भी किया गया है, ठीक है। ये था। हाँ, अरे इसमें से कोई भी, ये जितना दिख रहा है ना, चाहे ए में से कोई दिखा दो, बी में से कोई दिखा दो, कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दो, कोई एक डॉक्यूमेंट तुम्हारा जो है मान लिया जाएगा तुम्हारा। तो अब समस्या ये थी कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था कि अगर जो भारत के, मतलब ये पता लग जाता है कि भारत के नहीं है, तो उन्हें वो जिस देश के हैं उस देश में डिपोर्ट करना चाहिए, बरोबर। लेकिन गवर्नमेंट की बेवकूफी, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, डिटेंशन सेंटर, ठीक है। अब देखो, डिटेंशन सेंटर में रखने का मतलब कि जैसे कोई जेल है तो जेल में कोई इंसान जाता है तो उसको 2 वक्त का खाना मिलता है, काम करने को मिलता है, काम के बदले पैसा भी मिलता है कि नहीं। जेल है तो जेल को मेंटेन करने का खर्चा आएगा, जो खाना खिलाओगे उस खाने का खर्चा आएगा, है ना। उनको कपड़ा दिया जाएगा, कपड़े का खर्चा आएगा, सोने के लिए चद्दर वद्दर दोगे उसका खर्चा आएगा, जेल को भी मेंटेन करने का सारा खर्चा है। यानी गवर्नमेंट को कैदियों को जेल में रखना है, उनके ऊपर भी खर्च है। तो इसी तरीके से जब तुम डिटेंशन सेंटर में रखोगे तो उनके ऊपर भी खर्च आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो जैसा चल रहा है चलने दो, तुम एनपीआर करो ही नहीं, लोग जैसे अपना कमा खा रहे हैं कमाने खाने दो। या दूसरी सिचुएशन है कि अगर तुम एनपीआर कर रहे हो तो जो जहां का है उसे वहां पर डिपोर्ट करो, तुम्हें डिटेंशन सेंटर वाला सिस्टम मत लाओ, क्योंकि इसमें कहा गया कि एक डिटेंशन सेंटर में 1000 लोग रहेंगे, और 1000 लोगों का जो डिटेंशन सेंटर बनवाना था, एक डिटेंशन सेंटर का खर्चा 44 करोड़ रुपया आता है। कितना करोड़? 44 करोड़। और जब आसाम में ये एनपीआर लाया गया था तो उसमें से 19 लाख लोग ये पाए गए थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। 19 लाख लोगों में से 10 लाख लोग ऐसे थे जो हिंदू थे। कहाँ से आए थे क्या मालूम, यही बांग्लादेश, म्यांमार, दूसरे कंट्री से। नहीं, ये लोग 2014 के बाद नहीं आए, ये एनपीआर वाला सिस्टम है वो 1971 के बाद आए हैं, 1971 के बाद। एनपीआर 1971 के बाद के लिए लागू है, सीएए 2014 के बाद के लिए। ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। हाँ, तो अब सोच, यूएनओ कहता है कि अगर तुम्हें किसी इंसान को जिंदा रखना है तो उसको एक दिन का कम से कम उसके ऊपर 25 से 30 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। यूएनओ ही नहीं, हमारे देश में भी यही एक बोलते हैं ना कि बिलो पॉवर्टी लेवल, जब हम इकोनॉमिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था लकड़ वाला कमेटी बनी थी, एक ने सैलरी के बेसिस पर बताया था, एक ने कैलोरी के बेसिस पर बताया था। एक तेंदुलकर कमेटी, एक ने कहा कि अगर कोई इंसान एक दिन में 30-40 रुपया खर्चा कर देता है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही यूएनओ भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ कहती है एक इंसान को एक दिन का कम से कम तुम्हें 55 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो सोच, अगर 10 से 12 लाख लोग हैं, इनका एक दिन का खर्चा कितना आएगा, है? 10 से 12 लाख लोगों को रहने के लिए तुम्हें डिटेंशन सेंटर बनवाना है, कितने सारे डिटेंशन सेंटर बनवाओगे, उसका खर्चा कितना आएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये सारा का सारा फ्लॉ है, या तो तुम एनपीआर करवाओ, जो जहाँ का है उसे वहां भेजो, या एनपीआर करवाओ ही मत, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। समझ में आया?
एनपीआर समझ में आया क्या था? एनपीआर कब लागू, मतलब कि कौन से डेट के बाद आए लोगों के लिए था? 24 मार्च 1971 के बाद, ठीक है। और सीएए 2014 है, ठीक है। 2014 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें सीएए के तहत दी जाएगी नागरिकता। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? ठीक है, एनपीआर सीएए। अब तीसरा चीज क्या था ये लोग, मैं देखो एनआरसी। अरे एनआरसी हो गया ना, एनआरसी अभी तो बताया मैंने, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी हो गया, सीए होगा। अब समझते हैं एनपीआर। एनपीआर, अब देखो एनपीआर इतने बड़ी लोग पड़े हुए हैं मतलब देश में, एनपीआर क्या है समझो। एनपीआर को, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखो हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस होता है, ध्यान से समझो। जब सेंसस होता है, थोड़ा सा भारत का मैप ले लेते हैं, ठीक है, ये भारत है हमारा। तो जैसे कि अभी हम लोग कहाँ के हैं, मेनली यूपी के, ठीक है। यूपी, यूपी में मान लो कि अगर हम अपना परिवार देखेंगे, मान लो कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है। और इस 10 में से जो है 5 लोग कहाँ आ गए हैं, महाराष्ट्र में। 10 में से 5 लोग महाराष्ट्र में आ गए, यानी यूपी में बचे कितने, 5 ही लोग, ठीक है। तो जब सेंसस होता था पहले ना, तो जो भी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती या जो भी लोग रहते थे सेंसस के लिए, टीचर्स लोग जो जाते थे, तो जाते घर घर पता पूछते कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो वहाँ जो भी रहता कह देता कि हमारे घर में 10 लोग तो का परिवार है, तो वहां पर लिख दिया जाता 10, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र में भी लोग आते पूछने, तो यहाँ पर कह देते कि हम लोग यहाँ 5 लोग रहते हैं। तो टोटल एक घर में थे लोग 10 ही, लेकिन अलग अलग जगह होने पर ये कितने लोग हो गए हैं, 15। तो भाई जब सेंसस का डेटा आएगा तो डेटा गलत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। अब इसी डेटा को करेक्ट करने के लिए लाया गया था एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब इसमें देखो, इसमें खाली क्या कहा, जैसे जब यूपी में जाएंगे सेंसस के लिए तो यहाँ पूछ लेंगे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, बताएंगे 10। अभी कितने लोग रह रहे हैं, तो कहेंगे 5 लोग रह रहे हैं। और 5 लोग कहाँ हैं, तो 5 लोग मुंबई में हैं। वहां पर लिख लिया इन्होंने 5 लोग कहाँ है, यूपी में, और 5 लोग कहाँ है, मुंबई में। फिर जब मुंबई में आएंगे तो ये लोग पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो लोग कहेंगे 5 लोग हैं मुंबई में। अब ये जो डेटा रहेगा, ये डेटा जब मशीन में फीड किया जाएगा नाम के अकॉर्डिंग, तो वो मशीन मतलब कंप्यूटर ये मैच कर लेगा कि नहीं, कि भाई इस परिवार के 5 लोग अभी यूपी में भी मतलब कि यूपी वाला कहा कि 5 लोग मुंबई में है, और टोटल 10 लोग है, तो 5 लोग यूपी में और 5 लोग मुंबई में, यानी टोटल इस परिवार में कितने लोग हैं, 10 ही लोग हैं। वो मैचिंग हो जाएगी। और फिर जब एनपीआर के बाद सेंसस आएगा तो एक्यूरेट डेटा आएगा। तो एनपीआर क्या प्रोटेस्ट करने वाली चीज है? एनपीआर से तुम्हारा क्या सिटीजनशिप जा रहा है? तो फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, मतलब कर रहे थे? जगह बच के रहेगी कि एनपीआर लिख देते हैं। तो ये सब जो बातें हैं कि भाई लोगों को ना, पहले तो जो समझाता है गवर्नमेंट जो रहती है वहां, चाहे तुम्हें बजट का एक्सप्लेनेशन देना हो या किसी स्कीम के बारे में बताना हो, वो गवर्नमेंट के बताने वाले कभी ऐसा बता नहीं पाएंगे कि आम लोग उस चीज को समझ सके। और अगर कोई बताएगा भी तो इस तरीके से बताएगा कि लोग सड़कों पर उतर जाए। अब पैसा मिलता है ना प्रोटेस्ट में आने का, फ्री में। फ्री में नहीं आते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा प्रोटेस्ट होता है जो जेन्युइन होता है। लोग जैसे कि टीचर्स लोग कभी उस पे प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं,
कई महीनों से या सालों से उनका पेंशन बंद है, या उनमें ग्रोथ नहीं की जा रही है, पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है, वो कुछ जेन्युइन होता है। लेकिन जब बात ऐसे रिलीजन वाला आता है तो यहाँ पर तो भीड़ इकट्ठा करवाना पड़ता है लोगों को। चाहे इलेक्शन का मुद्दा आ जाए, अगर इलेक्शन में तुम्हें देखने को मिल रहा है कोई प्रचार, तो भाई इलेक्शन में भी लोग प्रचार पैसे के लिए करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे प्रोटेस्ट जो है, भीड़ को इकट्ठा करना है तो पैसे दे करके आराम से कराया जा सकता है, या लोगों को इस तरीके से भड़का दो कि उन्हें लगे कि अगर हम इसमें शामिल नहीं होंगे तो हमारा बहुत कुछ लॉस हो जाएगा, तो इस डर से भी लोग आते हैं। समझा? ये मुद्दा समझ में आ गया। CAA, NCR और NPR क्लियर? कोई दिक्कत? NRC, NCR बोलो, NRC, ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।